नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं अपन भारतीय प्रवासियों के बारे में। बहुत सारे हमारे भारतीय मूल के लोग हैं या भारतीय हैं जो अपने रोजगार के लिए देश विदेश में भटकते रहते हैं। भारत में उनको इनफ रोजगार नहीं मिल पाता है, अच्छी अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से वो अलग अलग देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, बहुत सारे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे वहीं पे जाके रहने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में भारत के प्रति एक सम्मान रहता है, एक प्रेम रहता है। ठीक है, वो हमेशा भारत की भलाई की सोचते हैं। यदि कोई हेल्प करने की बारी आती है तो वो हमें हमेशा हेल्प के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है, वो अच्छा खासा डोनेशन भी करते हैं भारत के विकास के लिए। तो ये जो भारतीय प्रवासी है, ये एक तरीके से पुल की तरह काम करते हैं दूसरे देश से जोड़ने के लिए। जैसे हमारे भारतीय मूल के कोई लोग हैं, वो कहीं पे जाके काम कर रहे हैं, मान लो वो अमेरिका में काम कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में उन्होंने अपना अच्छा खासा स्टेबलाइज कर लिया धंधा, कुछ पॉलिटिकल क्लास में भी आ गए, तो वो वहाँ की जो नीतियाँ हैं उसको भारत के फेवर में करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीज़ें आज पढ़ेंगे कि ये भारतीय प्रवासी है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम बार बार इनको क्यों फोकस में लाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको विजिट करवाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो भारतीय प्रवासी, तो कुछ डाटा है वो हमें याद रखना पड़ेगा। देखो, 35 मिलियन के आसपास, 35 मिलियन का मतलब 3.5 करोड़ के आसपास लोग हैं, वो भारतीय प्रवासी है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो हमारी जो विदेश मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, या फिर यदि हम बात करें कि एक वर्ल्ड बैंक है, वो इमाइग्रेशन को लेके एक रिपोर्ट है वो भी निकालती है माइग्रेशन को लेके। तो उसमें भी पता लगता है कि जो भारतीय मूल के कितने हैं, 35 मिलियन, 3.5 करोड़ के आसपास बाहर रहते हैं। ठीक है, अब वो वहाँ पे कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उनके घर वाले या कोई और रहते हैं, तो वापस पैसा भेजते हैं। तो यदि वो पैसे की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में उन्होंने 130 या 129 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने भारत में धन प्रेषित किया है, भेजा है। अब यदि वो इतना धन भेजते हैं तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद ही देखो। ठीक है, देखो ऐतिहासिक टाइम में देखा जाए तब भी हमारे कुछ प्रवासी वहां पे जाते थे, वहां पे प्लांटेशन वर्कर में काम करते थे, कुछ अफ्रीका में जाते थे, कुछ कैरिबियन कंट्री या दक्षिण अमेरिका है वहां पे काम करते थे, वहां के प्लांटेशन वर्कर के फॉर्म में काम करते थे। लेकिन आज के जो युवा है तो वो भी जा रहे हैं अलग अलग देशों में। तो ये वाला डाटा आपको याद रहेगा और ये वाला डाटा आपको याद रहेगा। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक वर्ल्ड का यदि हम मैप बनाए हैं तो किधर किधर हमारे भारतीय जा रहे हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा रफ मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये है भारतीय। ठीक है, कुछ जाते हैं यहाँ पे जो आपका मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे जिनके पास स्किल कम है, सेमी स्किल है, तो यहाँ पे क्या तेल के भंडार है या और जो काम है उसके लिए यहाँ पे जाते हैं मिडिल ईस्ट में। तो लगभग 8 से 9 मिलियन के आसपास तो यहाँ पे रहते ही हैं एनआरआई। इसके अलावा अमेरिका में और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे 5 से 6 मिलियन के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे यूएई है तो यूएई के आसपास, यूएई है उसमें भी 3.5 मिलियन के आसपास रहते हैं। यहाँ पे यदि 2.5 मिलियन सऊदी में रहते हैं, कतर में रहते हैं, तो इन कंट्री में रहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे अच्छे खासे लोग रहते हैं, 7 लाख के आसपास रहते हैं। यहाँ पे आपका जो मलेशिया है, मलेशिया में भी अच्छे खासे रहते हैं, 2.9 मिलियन के आसपास रहते हैं। ठीक है,
तो एक तो गए इस तरफ, जो अच्छे स्किल वाले थे ना, जैसे कि सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं, तो अच्छे टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो इधर गए हैं, जैसे कि सत्य नडेला हो गए या और भी हैं। और बाकी इधर भी बहुत ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, जो सेमी स्किल है या कम स्किल वाले लोग हैं वो इधर गए हैं। प्रोफेशनल और पढ़ने वाले हैं वो आपके इधर भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में, इधर कनाडा और अमेरिका में, और इधर मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा यूके फ्रांस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है आपके यूके में भी है, यहाँ पे फ्रांस में, थोड़े जर्मनी में, तो यहाँ पे भी है। और प्रवासी थे प्लांटेशन वर्कर के फॉर्म में, तो इधर गए थे इधर गए थे, वो अपने इतिहास की बात है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अलग अलग देशों में हमारे प्रवासी रह रहे हैं। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये प्रवासी है ना, ये एक तरीके से हमारे को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को। तो ये जो भारत का जो शक्ति है उसका प्रतीक है, इसे मान लो। ये हमारे आर्थिक, रणनीतिक या राजनीतिक या प्रौद्योगिकी में जो हमारे रिश्ते हैं, ये जो हमारे हित है, उनका पूरा करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इनकी कैटेगरी की, तो हमारा जो डायस्पोरा है उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है। एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि उनके जो फोर फादर है, पूर्वज है, वो भारतीय मूल के थे। ठीक है। हो सकता है अभी वो दूसरे देश की उनके पास सिटीजनशिप हो, तो वो होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक आते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब भारत में नहीं रह रहे लेकिन वो भारत की सिटीजनशिप है वो उनके पास है। हो सकता है वो वहाँ पे काम करने के लिए गए हो सकता है कि वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हो स्टूडेंट के रूप में। ठीक है। तो आधे इसमें आ जाते हैं, आधे इसमें आ जाते हैं, इस तरीके से। अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब इन दोनों को मिला के, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो इनको हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक विशेष अधिकार देती है कि वो आराम से, मतलब एक बार वीज़ा से, यदि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसका यदि टैग मिल जाता है तो आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है। बार बार ऐसे वीज़ा की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको थोड़ा सा एक विशेष अधिकार है वो दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें आ गई होगी समझ में कि भारतीय प्रवासी कौन से हैं और क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। हालांकि वो इतना पैसा भेजते हैं वो तो अपने देख ही लिया, बाकी और किस एंगल से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग एंगल से उनके जो महत्व है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक तरीके से वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वही वो वाला पॉइंट ही आ जाएगा कि कितने लोग रह रहे हैं, 35 मिलियन के आसपास। वो कितना पैसा भेज रहे हैं, $129 बिलियन है उसके आसपास पैसा वो भेज रहे हैं। तो इसलिए वो आर्थिक, उससे क्या होगा, वो पैसा आएगा तो उसका वो यूज क्या करेंगे, या तो यहाँ पे कोई चीज़ खरीदेंगे, उपभोग करेंगे, या फिर वो कहीं पे निवेश करेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे भारत का जो आर्थिक विकास है वो होगा या नहीं होगा। हमारी जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमारी जीडीपी का अराउंड 3.3% के आसपास ये योगदान देते हैं। ठीक है। और क्या होगा, उपभोग होगा, निवेश होगा। इसके अलावा वहाँ पे भी वो हमारा निर्यात है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यवसाय है वो वहाँ पे करते हैं, चलो वो आगे देख लेंगे, तो निर्यात को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट है उससे चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा ग्लोबल वैश्विक बाजार है वहाँ तक हमारी पहुँच है या जो नेटवर्किंग है वो बढ़ेगी, तो उससे हमारी जो व्यापार की साझेदारियाँ हैं वो और भी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है। तो उपभोग, निवेश, अब वो पैसा आएगा तो उस पैसे से निवेश भी करेंगे, तो निवेश भी हो गया, वो हमारे बैंकों में भी जमा करा सकते हैं, तो उससे भी हमारा फ़ायदा ही होने वाला है। उसको किसी को लोन देंगे, कुछ अच्छी एक्टिविटी में इन्वेस्ट होगा, तो आर्थिक तरीके से इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान में दे सकते हो। वैसे ही आप सोसाइटी में चीज़ें ये पढ़ते हो, तो देखो जो होस्ट कंट्री है उनको क्या फ़ायदा होता है,
उनको अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो अपन एग्जाम्पल डालो ना, तो अलग अलग एरिया वाइज डाला को। जैसे रिमिटनेस की बात की जाए तो इसका 50% रिमिटनेस कहाँ से आता है? अपना मिडिल ईस्ट से आ जाता है, पश्चिम एशिया से आ जाता है, मतलब 45 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है। अब देखो, जो होस्ट कंट्री है उसको भी कुछ फायदा तो होगा ही। जैसे कि अमेरिका है तो उनको अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाते हैं, वो काम करके अमेरिका की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ देशों की जीडीपी का 6% पार्ट कहाँ से आ जाता है? इन डायस्पोरा, हमारे भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनकी वजह से उनको होता है। वहाँ पे भी इसके अलावा जैसे कि मिडिल ईस्ट है तो उनको क्या मिल जाते हैं? उनकी इंडस्ट्री के लिए मजबूत मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा होता है, औद्योगिक विकास होता है, तो उनकी जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पे वो पैसा कमाएंगे तो वहाँ पे वो उपभोग करेंगे, निवेश करेंगे। ठीक है। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा महत्व है। दूसरा महत्व आप अपन देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे या प्रशासनिक लेवल पे। ठीक है, ये वाला चीज देखते हैं। तो देखो, भारतीय मूल के वहां पे रहेंगे, जैसे कुछ है कि वहां की सिटीजनशिप ले ली, वहीं पे रहने लग गए। ठीक है। तो वहां पे रहेंगे तो वहां पे उनको वोटिंग पावर रहेगी। तो यदि उनके पास वोटिंग पावर है तो वहाँ की जो नीति है उनमें वो उस हिसाब से ढाल सकते हैं। ठीक है। वहाँ के जो लीडर है, जो नेता है, वो यदि खड़े होते हैं चुनाव में तो उनका सपोर्ट तो उनको मिलेगा। और उनको सपोर्ट कब मिलेगा? जब उनकी नीतियाँ, जैसे वो चाहते हैं कि भारत के साथ वो अच्छी सी नीतियाँ बनाए, वो चीज़ होगी तभी वो उनको वोट देंगे। तो इस तरीके से जो कनाडा है या फिर यूएसए है या फिर यूके है, ये जो पश्चिमी देश है ना, ये जो बड़े बड़े पश्चिमी देश है, वहाँ पे बहुत सारे जो नेता है, लीडर है या फिर प्रशासनिक अधिकारी है, वो क्या करेंगे? भारत के हितों की वकालत करेंगे। वो चाहेंगे कि भारत के हित पूरे हो, इस तरह की पॉलिसी वहाँ की गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। तो वहाँ पे वो हमारे हितों की वकालत करेंगे, कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे। जैसे कि अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके के साथ हम करना चाह रहे हैं, इंडिया भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें वहाँ पे जो हमारे डायस्पोरा के लोग रह रहे हैं, हमारे प्रवासी रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, उसमें वो हेल्प करते हैं। तो जो प्रवासी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट है, वो इसमें हेल्प करते हैं। अब देखो, वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो कि पावर में है, वो यदि भारतीय मूल के रहेंगे तो वो भारत के साथ अच्छे अच्छे समझौते करेंगे। तो पॉलिटिकल प्रभाव की बात की जाए, पॉलिटिकल प्रभाव की बात की जाए तो इसमें आपके जैसे कि ऋषि सुनक है, वो पहले वित्त मंत्री रहे हुए हैं, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो उससे क्या होगा कि वो भी हमारे हितों की वकालत कर सकते हैं। ऐसे ही कमला हैरिस है यूएसए में। तो ऐसे कुछ नाम लिख दोगे ना आप अपने आंसर में, तो आपका आंसर एकदम बहुत ही बेटर हो जाएगा। इसके अलावा हाई प्रोफाइल कार्यक्रम भी आयोजित करवाते हैं। जैसे वहाँ पे हमारे प्रवासी है, तो जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे जाते हैं तो उनका अच्छे से सम्मान होता है, अच्छे से भाषण दिया जाता है। और भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी साझेदारी होगी तो उसमें वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो इसको बोला जाता है डायस्पोरा डिप्लोमेसी। डायस्पोरा डिप्लोमेसी मतलब प्रवासियों के द्वारा कूटनीति। तो फिर वो क्या करते हैं? कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, जैसे कि हावड़े मोदी हो गया, या अहमदाबाद में अपन ट्रम्प जी का स्वागत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो राजनीतिक पॉलिसी होती है उसमें वो हमारे को फेवर कर सकते हैं। जैसे कि एक और, जैसे कि हम बात करें जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में यूएसए के साथ, उसमें भी वहाँ के जो प्रवासी है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। और वहाँ से वापस यूएसए के साथ हमारे रिश्ते हैं, धीरे धीरे उसके बाद में हमारे रिश्तों में सुधार आने लग गया है। ठीक है। तो प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व हमने देख ही लिया है। अब अपन देखते हैं
शिक्षा और नवाचार में, इसको भी अपन कुछ पॉइंट सामाजिक में या फिर आर्थिक में लिख सकते हैं। देखो, हमारे भारतीय मूल के लोग हैं ना, वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, इनोवेशन को वो वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके सीईओ जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, तो उनके सीईओ भी बहुत बार भारतीय मूल के रहने वाले होते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, तो जिसकी वजह से भी जो दोनों देश है उनके बीच में रिलेशनशिप है वो अच्छी बिल्ड हो पाती है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रवासी वो वहाँ पे जाके वापस भारत में आते हैं, तो वो एक अच्छी अच्छी आइडियाज़ लेके आते हैं, उनके पास पूंजी होती है, तो वो क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, नवाचार को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर के सेक्टर में या फिर और टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में वो निवेश करते हैं। तो इस वाले एंगल से भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब करते हैं कि वो हमारे सांस्कृतिक राजदूत है उसकी तरह काम करते हैं। सांस्कृतिक राजदूत है उसकी तरह वो काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है, सांस्कृतिक राजदूत का मतलब हमारी जो संस्कृति है उसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे अपन दिवाली मनाते हैं वो वहाँ पे दिवाली मनाएंगे, अपने जो कपड़े हैं जैसे कि साड़ी होगी या धोती कुर्ता हो गया वो वहाँ पे पहनेंगे। तो हमारी जो कल्चर है, हमारे कपड़ा, हमारा रहन सहन है, हमारे जो त्यौहार है, जैसे कि दीपावली है तो उसको भी वहाँ पे मनाया जाता है। तो चाहे दिवाली हो गया, हमारा बॉलीवुड हो गया, हमारे योगा हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो कि हमारी संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के लोगों को दिखाते हैं और वहाँ के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो दिवाली, बॉलीवुड, योगा, तो इनसे इनको वहाँ पे वो प्रमोट करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे कल्चरल एम्बेसडर हो गए, वो सांस्कृतिक राजदूत हो गए। ठीक है, और बहुत सारी जगह दिवाली बहुत ठाट बाट से वहाँ पे मनाई जाती है, छुट्टी भी रखी जाती है, जैसे सिलिकॉन वैली है वहाँ पे अच्छे से दिवाली मनाई जाती है। तो ये किन की वजह से, वहाँ पे हमारे प्रवासी लोग रह रहे हैं उनकी वजह से ही तो ये चीज़ हो रही है। इससे जो भारत की छवि है ना वो अच्छी होती है। तो सांस्कृतिक राजदूत हमारे हो ही गए। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से हमने देख लिया कि वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब टेक्निकल तरीके से, आर्थिक नज़रिए से, राजनीतिक, सामाजिक, या उसको बोल देंगे कल्चरल तरीके से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है वो उनकी हेल्प करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए क्या क्या प्रोग्राम है वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो हम अलग अलग सेक्टर में उनकी हेल्प करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं। तो जैसे हमारे श्रमिक बाहर काम कर रहे हैं तो उनको हेल्प मिले, उनके लिए बीमा की योजना होनी चाहिए, उनका कल्याण है, उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो जो श्रमिक है तो उनके कल्याण के लिए अपन क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। एक तो हमने मदद पोर्टल बना रखा है, मदद पोर्टल, कि यदि किसी को कोई शिकायत हो या परेशानी हो तो वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकता है, तो वहाँ से उनको मदद मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कोई मजदूर काम कर रहा है और उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई भी चीज़ है, तो इस मदद पोर्टल है उसकी हेल्प मिल जा सकती है। इसके अलावा एक ई माइग्रेट सिस्टम है वो भी स्टार्ट किया गया है, ताकि जो मजदूर श्रमिक जा रहे हैं उनका सही से रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, उनको सही से जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो मिलनी चाहिए, उनका कल्याण है वो होना चाहिए, तो उसके लिए ई माइग्रेट सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए बीमा योजना है वो भी स्टार्ट की गई है। ठीक है, ताकि उनका कल्याण हो सके, तो श्रमिक कल्याण के लिए। इसके अलावा यदि कुछ उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ का जो डिप्लोमेटिक तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, जैसे कफाला सिस्टम हो गया या वो बाकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। दूसरा दूसरा हम जो प्रवासी है उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो जुड़ाव है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
एक तो अपन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ये हर 2 साल पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कि सर ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्या हुआ था कि 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में आए थे और जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसकी बागडोर संभाली थी। तो इस चीज़ को सम्मानित करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने 9 जनवरी वाली तारीख चुनी और हर 2 साल पे प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अलग से सम्मेलन, मीटिंगें वो आयोजित करवाते हैं, बहुत सारे प्रवासियों को भारत में बुलाते हैं, उनको घुमाते हैं, भारत की जो संस्कृति या विविधता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये चीज़ करते हैं। इसके अलावा एक हमने और सी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो बनाए हैं। तो ये कार्ड जिनके पास होता है वो बिना वीज़ा के आराम से घूम सकता है, यहाँ पे संपत्ति खरीद सकता है, निवेश कर सकता है। तो ये वाला जो फ़ायदा है वो इनको मिलता है। एक अपना प्रोग्राम चलता है नो इंडिया प्रोग्राम, कि भारत को जानो। तो इसके थ्रू भी हम भारत का भ्रमण करवाने की कोशिश करते हैं, भारत की संस्कृति उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, या फिर भारत घूमो। तो इस टाइप के प्रोग्राम है वो हम चलाते हैं। इसके अलावा शिक्षा और अनुसंधान, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक हमारी स्कीम है वज्रा। तो उसमें जो भी वैज्ञानिक है भारतीय मूल के, यदि वो रिसर्च करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए इनिशिएटिव लगाया गया है वज्रा। इसके अलावा हम उनको छात्रवृत्ति प्रोवाइड करते हैं और सहायता भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई संकट आ गया तो कुछ फंडिंग या कोर्स होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमने अलग से कोर्स बना रखा है, ताकि यदि कोई वहाँ पे किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, भारत में आता है तो उसको रोज़गार मिले, उसकी ट्रेनिंग दे। जैसे कोविड-19 में भी हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि जैसे मिडिल ईस्ट में हमारे श्रमिक काम कर रहे थे, वहाँ से निकाल दिया, वहाँ रोज़गार है ही नहीं, तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। उसके लिए अलग से फंडिंग है, वेलफेयर फंड है वो बना रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि वहाँ पे कोई भी संकट की स्थिति आ जाती है तो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनकी जिम्मेदारी लेती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। तो जो संकट आ जाता है, संकट प्रबंधन में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि सूडान है, वहाँ पे हमारे प्रवासी रह रहे हैं और वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हो रहा है, कुछ भी हो रही है, तो उनकी जो ज़िंदगी है उनको बचाना है या उनकी जो सुरक्षा है, तो हम उनको वापस लेके आते हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन कावेरी है वो चलाया था। तो ये फ्री में भी आ सकता है। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो सूडान से जो हमारे प्रवासी है उनको वापस लाना, उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, तो वो सूडान। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा है, इसके अलावा ऑपरेशन राहत है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमारे जो प्रवासी रह रहे हैं उनको लाने के लिए किया गया था। जैसे कि ऑपरेशन राहत है, ऑपरेशन राहत किसके लिए किया गया है कि जो यमन में हमारे लोग रह रहे हैं उनको बचाने के लिए। और ऑपरेशन गंगा है, वो हमारे जो यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट है उनको लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हैं ये यमन वाले के लिए है। इसके अलावा जो हमारे अफगानिस्तान में लोग फंस गए थे तो उनके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन शक्ति। इसके अलावा ऑपरेशन बर्मा है, तो ऑपरेशन बर्मा तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। जो म्यांमार में भूकंप आया था तो उनकी जो सहायता करनी है, तो उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त है, वो तुर्की में जब वो आया था भूकंप तो उनकी हेल्प के लिए चलाया था, तो वो ऑपरेशन दोस्त था। तो ये प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों का आप जो प्रवासी वाली चीज़ आती है तो इसमें भी कि उनकी हम किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उसमें डाला जा सकता है। इसके अलावा हम एक माइग्रेशन और मोबिलिटी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप और अग्रीमेंट भी करते हैं ताकि उनको सहायता मिल सके, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कर रखा है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ऑस्ट्रिया या और कंट्रियों के साथ भी कर रखा है, ठीक है।
तो ये वाली चीज़ भी हमने कर रखी है। इसके अलावा कोविड में भी उनको रोज़गार प्रोवाइड किया, वापस जो लोग आए थे उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड किया, उनको छात्रवृत्तियाँ हैं वो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रवासी है उनकी अपन पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम उनकी जैसे बाहर उनको नौकरी मिले, देखो कुछ जगह है या विश्व के कुछ जगह हैं वहाँ पे जनसंख्या तेज़ी से घट रही है, अब उनको श्रमिक चाहिए। जैसे कि इटली हो गया या यूरोप हो गया, इटली, यूरोप या जापान, दक्षिण कोरिया, वहाँ पे क्या जनसंख्या तेज़ी से घट रही है, उनके औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक चाहिए और भारत के पास श्रमिक ज़्यादा है, जिसको अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं। तो हमारे श्रमिक वहाँ पे काम करने जाएंगे, तो उनकी हम अच्छे से ट्रेनिंग दे ताकि उनको अच्छा से रोजगार मिले। ठीक है, इसके अलावा यदि उनको और कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम वो सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। और यदि एम्प्लॉयमेंट के लिए अग्रीमेंट है वो भी अपन करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं हो। जैसे कि इजराइल है, तो इजराइल के साथ जो हमारे संबंध है, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि हमारे जो कुछ श्रमिक है तो एक अग्रीमेंट किया था कि वहाँ पे जाएंगे, काम करेंगे, उनके अधिकारों की वहाँ पे रक्षा होगी। तो ऐसे अग्रीमेंट भी अपन कर सकते हैं श्रमिक को लेके। तो इस तरीके से हम जो प्रवासी है तो उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे प्रवासी देश दुनिया में क्या परेशानियों का सामना करते हैं या उनको अपन क्यों नहीं सही से जोड़ पा रहे हैं और किस तरीके से उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चुनौतियां का वो सामना करते हैं और उन पे ध्यान देने की हमारे को ज़रूरत है। ठीक है, चुनौतियां। ठीक है, देखो सबसे पहली चुनौती अपन बात करते हैं। देखो एरिया वाइज भी हमारी चुनौतियां अलग अलग है। जैसे कि जो अमेरिका के लोग हैं या अमेरिका में जो हमारे प्रवासी है, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में, उनकी थोड़ी सी चिंताएं अलग है। और जो पश्चिमी एशिया वाले हैं उनकी थोड़ी सी चिंताएं अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे खासा स्टेबलाइज है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा रोजगार इनको मिलता है, ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको वीज़ा नहीं मिल पाता, वीज़ा से रिलेटेड इश्यू चलते रहते हैं। ठीक है, आवागमन से रिलेटेड इन पे रेस्ट्रिक्शन चलते रहते हैं। जैसे कि मोदी जी आए हैं तो H1B वीज़ा है उसमें रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, तो ये इनके लिए परेशानी हो सकती है। पश्चिमी एशिया में क्या है कि उनसे सुरक्षा से रिलेटेड वहाँ पे समस्याएं हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, इनस्टेबिलिटी चलती रहती है, लड़ाई दंगे चलते रहते हैं, जैसे कि इसराइल में चलता रहता है, ईरान में चलता रहता है, तो उनकी सुरक्षा से रिलेटेड एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम रहते हैं जैसे कि कफाला सिस्टम हो गया, जिसमें कि उनको बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवाते हैं, तो उससे उनके मानवाधिकारों की उल्लंघन होता है। तो इस जैसे कि यूएई हो गया, इसके अलावा निताकत सिस्टम हो गया, या फिर कोई कतर वगैरह में एक कोटा सिस्टम होता है, तो वो तो उनकी वजह से उनके मानवाधिकारों की नुकसान होता है। इसके अलावा आर्थिक अस्थिरता आती है, जैसे कोविड-19 आ गया था, या फिर उथल पुथल होती रहती है, तो वहाँ पे उनको सही से अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है या उनको पैसे कम मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक आर्थिक अस्थिरता है, वो वाला भी एक मुद्दा चलता रहता है। इसके अलावा जैसे अमेरिका है और वहाँ की नई जनरेशन आ गई, तो उस वो जो भारत की जो संस्कृति है उसको पहचानती ही नहीं है। जो नई जनरेशन आएगी वो भारत की संस्कृति को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, तो उससे जो एक रिलेशन है वो उतना अच्छा बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा। तो वो भी एक इशू है, वो एक माइनर इशू है। इसके अलावा सुरक्षा रिलेटेड और भी समस्याएं हैं, जैसे कि नस्लवाद है, उनके साथ भेदभाव होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में या और जगह। इसके अलावा सुरक्षा से रिलेटेड खालिस्तान वाला मुद्दा चल रहा है, तो इसको तीसरा पॉइंट लिख दो। वैसे बहुत सारे पॉइंट हो गए अपने इधर, तीसरा ही क्या, 4-5 पॉइंट अपन ने लिख दिए हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा जो रिश्ते हैं उनमें क्या आता है, देखो डायस्पोरा तो ये हमारे हैं, लेकिन इससे हमारे जो रिश्ते हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, हमारे लोगों को जो भी योजनाएं चल रही है उनका पता ही नहीं रहता है, या जब वो परेशानी में रहते हैं तो उनको पता ही नहीं कि मदद पोर्टल है उनके लिए, ई माइग्रेट सिस्टम है, तो वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे मान लो कि उनको जानकारी का अभाव होता है। और जैसे कि ये वीज़ा है, इसमें क्या है, वो सब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं। जैसे रोजगार में वो खुद वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फेवर करते हैं, तो इस तरीके से भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो इससे भी हमारे प्रवासी है बहुत बार परेशान रहते हैं।
तो सुरक्षा वाली भी चीज़ हो गई, संस्कृति वाली और सामाजिक चीज़ें हैं वो भी अपन ने देख ली। बहुत बार क्या होता है कि उनके कानून का उनको पता नहीं होता है, तो वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो वो भी आ जाता है। अब उनको कानूनों का पता है नहीं। बहुत बार हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है उनको बचाने की डिप्लोमेटिक तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारे प्रवासी है वो अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं। सुरक्षा से रिलेटेड हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट खालिस्तान वाला या वीज़ा वाला हो सकता है। पश्चिमी एशिया में सुरक्षा से कफाला सिस्टम, निताकत सिस्टम, उनके पास अच्छी स्किल नहीं होती है तो अच्छा रोजगार वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये वाली चुनौतियाँ होगी। तो अब देखते हैं कि इनके साथ जो हमारे रिलेशन है उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो पहले तो अपन इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे वीज़ा वाली चीज़ है तो अपन क्या करते हैं, उनकी गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करो और उनको बताओ कि आपको ही फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों से। हमारे जो लोग वहाँ पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उससे आपकी जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा वाली चीज़ें हैं तो सुरक्षा पे तो इन पे तो अपना स्ट्रिक्ट स्टैंड होना चाहिए। यदि हमारे लोगों के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा इंश्योर करे। और ये चीज़ें हो सकता है कि जो शुरू में ही एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट की बात होती है तो उसमें ये चीज़ सीधी सीधी लिखी हुई होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। खालिस्तानी है तो इनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो रूल ऑफ लॉ को तोड़ रहे हैं, कानूनों को हाथ में ले रहे हैं या फिर वायलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ वहाँ की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे से हो। तो उससे क्या, इसके अलावा उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, जैसे कि कफाला, निताकत, जो नेगेटिव जिनमें मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि वर्ल्ड कप में भी देखा गया था जो यूएई में हुआ था, तो वहाँ की गवर्नमेंट की अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है। अब ये इनस्टेबिलिटी है तो हम कोशिश तो स्टेबिलिटी तो किस तरीके से ला सकते हैं, लेकिन वही है उनकी सुरक्षा है वो इंश्योर की जा सकती है। यदि वहाँ पे कोई संकट आ जाता है तो उनको वापस ले आ सकते हैं। जिस तरीके से अपन ने ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन शक्ति स्टार्ट किया है तो वो एक अच्छी कदम है। इसके अलावा उनको सही से जानकारी दो, उनकी अच्छे से स्किलिंग करनी चाहिए। वहाँ पे किस टाइप की जॉब है उसके हिसाब से हमें उनकी स्किलिंग करनी चाहिए ताकि उनको अच्छा रोजगार मिले। इसके अलावा उनको अच्छे से जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग से प्लेटफॉर्म बनाओ, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है उससे उनको जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, भारत का उनको पर्यटन कराओ, विजिट कराओ, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव गुडविल है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी हैं वो भी हमें बनानी चाहिए कि उन प्रवासियों का हेल्प लेते हुए जो दूसरा देश है या एक ग्रुप है, तो द्विपक्षीय और जो बहुपक्षीय संबंध है उनको भी हम बेटर कर सकते हैं, अच्छी डील कर सकते हैं। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ कर रहे हैं या जो न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ 2008 में की, तो उन रणनीतिक साझेदारी में प्रवासियों का बहुत बड़ा रोल है। तो आगे आने वाली जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं तो उनमें भी वो प्रवासी है वो हमारी अच्छी से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका पूरा हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत के विकास की जर्नी में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अमृत काल में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज़ किया है और उनसे हमेशा कोशिश की गई है कि वो भारत में निवेश करें जिससे भारत का भी भला होगा। इसके अलावा वो क्या करते हैं, इंडिया फाउंडेशन है वो भी बना रखा है, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से फंडिंग है वो भी प्रोवाइड करते हैं, छात्रवृत्ति हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सुंदर पिचाई छात्रवृत्ति प्रोग्राम चलता है या फिर सत्य नडाला हो गया, तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रवासी भारतीय वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो गया। तो इसी के आधार पे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक सेकेंड, काफ़ी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। देखो, चाहे क्वेश्चन यहाँ वाले डायस्पोरा से आए चाहे यहाँ वाले से आए, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, वो चीज़ें अपन ने पढ़ ली, बाकी चीज़ें सिमिलर रहेगी कि उनका राजनीतिक प्रभाव क्या है, उनका आर्थिक प्रभाव क्या है, उनका सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वही चीज़ अपन ने पढ़ ली। अब चाहे इस एरिया से क्वेश्चन पूछे, चाहे इससे पूछे, चाहे इससे पूछे, सिमिलर से पॉइंट से आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है,